आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नगमा इरफान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर हुए रवाना। 15वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। वजीर आजम मोदी की होगी कई लीडरान के साथ दोतरफा मीटिंग। चंद्रयान 3 के चांद पर मिशन को लेकर मुल्क भर में जोश खरोश का माहौल। खिलाई साइंस के शोबे में बढ़ती ताकत को लेकर पुरजोश हुए मुल्क के बाशिंदे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पैदा किया सफाई का जज्बा। गोरखनाथ नगर निगम को 18 सफाई गाड़ियों को दी सौगात, दिखाई हरी झंडी। लखनऊ के नरही वाकई गर्ल्स हॉस्टल में सिलेंडर फटने के बाद मुस्तैद हुआ फायर ब्रिगेड। कानून को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। और लखनऊ में मुनक़िद तीज महोत्सव में सावन की मस्ती में शराबोर हुई खवातीन। आजमगढ़ में सहरोजा तजी महोत्सव में लोकगीत लोक रक़्स से बना सावन के उत्सव का माहौल। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 15वीं ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आज रवाना हुए हैं। भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका इसके मेंबर ममालिक हैं। ये कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है जो 24 अगस्त तक जारी रहेगी। वजारत खारजा ने बताया कि आज शाम वज़ीर आज़म ब्रिक्स रहनुमाओं की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में आलमी सूरत हाल पर बातचीत होने की उम्मीद है। कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। ये कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स ममालिक के दरमियान आपसी ताउन, आलमी निज़ाम में सुधार और दहशतगर्दाना मामलों पर मरकूज होगी। 24 तारीख को वज़ीर आज़म ब्रिक्स अफ्रीका राबता और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी हिस्सा लेंगे। 15वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में भारत का एक तिजारती नुमाइंदा वर्ग भी हिस्सा ले रहा है। इसके बाद वज़ीर आज़म ग्रीस के वज़ीर आज़म की दावत पर 25 अगस्त को ग्रीस के लिए रवाना होंगे। ग्रीस भारत का यूरोपीय हिस्सेदार है। भारत और ग्रीस दोनों ने न सिर्फ जदीद जमहूरियत हुए हैं बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान सदियों से पुरानी तारीखी और सकाफती ताल्लुकात भी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जनूबी अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर रवाना होने से पहले एक बयान जारी किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनूबी अफ्रीका की सदारत में जोहानिसबर्ग में मुनक़िद होने वाली 15वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए सदर सिरिल रामाफोसा की दावत पर 22 से 24 अगस्त तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स मुख्तलिफ शोबों में ताउन के साथ एक मजबूत एजेंडा अपना रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये अहम है कि ब्रिक्स तरक्की की जरूरियात और कसीर जहती निज़ाम में सुधार समेत मुकम्मल ग्लोबल साउथ के मामले पर तबादला ख्याल और गौर खोज करने का स्टेज बन गया है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि छोटी कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स के ताउन के मुस्तकबिल के शोबों की पहचान करने और इदारे की तरक्की का जायजा लेने का एक मुनासिब मौक़ा फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म ने कई मेहमान ममालिक के साथ बातचीत करने की उम्मीद जाहिर की। पीएम मोदी ने बताया कि जनूबी अफ्रीका के दौरे के बाद ग्रीस के वज़ीर आज़म की दावत पर वो एथेंस जाएंगे। 40 वर्षों के बाद ग्रीस का दौरा करने के बाद भारत के पहले वज़ीर आज़म होने का फ़ख्र हासिल होगा, जहां दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी, दिफाई और सकाफती और लोगों के दरमियान राब्ता कायम करने जैसे मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर रहेगा। उन्होंने ग्रीस दौरे से कसीर मकासद ताल्लुकात में नया बाब खोलने की उम्मीद जाहिर की। वज़ीर आज़म के जोहानिसबर्ग दौरे पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे नामा निगारों की ये खास रिपोर्ट आप देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा के पहले चरण के दौरान जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन मंगलवार से शुरू होगा और 24 अगस्त तक चलेगा। विदेश सचिव विनय मोहन कात्रा ने बताया कि मंगलवार शाम पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा होने की उम्मीद है। पीएम बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग, बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्रित होगा। The theme of the BRICS summit this year is
BRICS and Africa, partnership for mutually accelerated growth, sustainable development, and inclusive multilateralism. This would be the first in-person BRICS summit after 3 consecutive years of virtual meetings owing to the COVID-19 pandemic. विदेश सचिव ने बताया कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री ब्रिक्स, अफ्रीका संपर्क और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स संगठन का वर्तमान अध्यक्ष है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहा है। The participants are likely to deliberate on issues such as global economic recovery amid ongoing geopolitical challenges, sustainable development goals, something that would, I think, continue throughout the different sessions of the BRICS summit, women-led development, as also addressing the concern and interests and priorities of the global south. प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 25 अगस्त को ग्रीस के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 1983 में ग्रीस की यात्रा की थी। विदेश सचिव ने बताया कि ग्रीस भारत का महत्वपूर्ण यूरोपीय भागीदार है। उन्होंने कहा कि भारत और ग्रीस दोनों न केवल आधुनिक लोकतंत्र हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। During the Honorable Prime Minister's visit to Greece, both sides will look to expand and diversify the trade and investment segment of cooperation, deepen and expand the defense and security partnership, infrastructure cooperation, shipbuilding industry, something which is a great strength of Greece and where the opportunities, extensive opportunities are there, energy, agriculture, education, and as I mentioned earlier, migration and mobility. The visit would give both sides an opportunity to discuss also the regional and global issues of mutual interest and help broaden and deepen our bilateral engagement. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा से देश के लिए तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे। एक और ब्रिक्स में पीएम मोदी जहां बहुपक्षीय मंच पर भारत के हितों की बात रखेंगे, वहीं ग्रीस में दोनों देशों के बीच संबंधों की नई ऊंचाई प्रदान होगी। भारत का चंद्रयान 3 मिशन खलाई साइंस के शोबे में मुल्क की बढ़ती ताकत को जाहिर करता है। आज खला में भारत का जो दबदबा कायम है, उसकी शुरुआत बेहद मामूली तरीके से हुई थी। काफी चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करने के बावजूद हमारे साइंसदान खला में भारत का परचम लहराने में कई बरसों से पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। इसी मेहनत का नतीजा है कि आज भारत का शुमार खला में सबसे ज्यादा मौसर असर रखने वाले ममालिक में होता है। आप भी नजर डालिए इसकी एक झलक पर। क्या आपने कभी सोचा था कि साइकिल का कैरियर भारत के स्पेस रिसर्च कैरियर ग्राफ को आसमान पर ले जाएगा, जो मुमकिन हुआ जब पहले रॉकेट को लॉन्चिंग स्टेशन तक साइकिल से लाया गया था। हमारे स्पेस मिशन का सफर कठिनाइयों से भरा जरूर था, लेकिन हमारे साहसी वैज्ञानिक इस सफर पर पहाड़ की तरह अडिग रहे। उनकी अंतरिक्ष जीतने की जिद के आगे पहाड़ जैसी चुनौतियों का कद छोटा था। इसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऐसी यात्रा पर निकला जिसने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इसी दिशा में इंडिया ने पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इसके बाद भारत की स्पेस जर्नी के 48 सालों में 120 से ज्यादा सैटेलाइट छोड़े गए, जिनमें भास्कर, रोहिणी, इनसैट, कॉमसैट, जीसैट, IRS, SLV, ASLV, PSLV, GSLV इत्यादि शामिल है। 2008 में चांद की केमिकल, मिनरोलॉजिकल और फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग के लिए चंद्रयान प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। प्रोग्राम के अंतर्गत चंद्रयान 1 ने चांद के लूनर सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज मून मिनरोलॉजिकल मैपर इंस्ट्रूमेंट से की थी। 11 साल बाद 2019 में चंद्रयान प्रोग्राम का सेकेंड मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। टेक्निकल ग्लिच के कारण अर्थ से सैटेलाइट का संपर्क तो टूटा, लेकिन इससे भारत अपनी उम्मीदों की राह से नहीं भटका और मून से जरूरी साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करने में कामयाब रहा, जिसमें माइनर एलिमेंट्स जैसे क्रोमियम, मैंगनीज और सोडियम शामिल था।
चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सेफ लैंडिंग और घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। अब वो वक्त दूर नहीं जब चांद हमारे करीब होगा और आगे भी अंतरिक्ष से जुड़ी खोजों को जारी रखते हुए अपने सफल प्रयासों से अंतरिक्ष की उड़ानों को एक बेहतर कल देगा। We are full of confidence that when it comes to our space program, the best is yet to come. बुध की रोज शाम को जब भारत का अहम मून मिशन चंद्रयान 3 चांद की जुनूबी कुतुब की सतह पर पहली बार लैंड करेगा, तो उत्तर प्रदेश के परिषद स्कूलों के तलबा भी इस तारीखी लम्हे के गवाह बनेंगे। रियासत की योगी सरकार ने इस मौके पर तलबा की मालूमात उनके तजस्सुस को पूरा करने के लिए सभी स्कूलों को 23 अगस्त की शाम को 1 घंटा खुलवाने और तलबा की हिस्सेदारी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। सरकार ने वजारत तालीम के अहकामात का हवाला देते हुए कहा कि 23 अगस्त को शाम 5:27 पर चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के अमल को इसरो वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और डीडी नेशनल पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। ऐसे में 5:15 से 6:15 तक स्कूलों और तालीमी इदारों में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद करके बराह रास्त नशरे का बंदोबस्त किया जाए। भारत का मिशन चंद्रयान 3 अपने मिशन की जानिब जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुल्क के बाशिंदों में जोश खरोश देखने को मिल रहा है। ये मिशन कामयाब हो, इसको लेकर प्रयागराज के मशहूर सैंड आर्टिस्ट अजय कुमार गुप्ता के जरिए संगम वीआईपी घाट पर एक अजीमुशान सैंड आर्ट किया गया, जिसमें सैंड आर्ट में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कामयाबी के साथ चांद पर उतर जाए। अपने सैंड आर्ट के तवज्जुह से इसरो और उनकी टीम को पेशगी मुबारकबाद देते हैं कि उनका मिशन कामयाब हो। इसको लेकर इस सैंड आर्ट में जाहिर किया गया है। कहा जा रहा है कि चंद्रयान अपने लक्ष्य के कगार पर है और जल्द ही वो चांद पर अपनी सफलता पा लेगा, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है। हम लोगों ने सैंड आर्ट के माध्यम से एक चांद बनाया है। हम लोगों ने विक्रम लैंडर को भी अपने सैंड आर्ट से दर्शा दिया है, उसका मॉडल बनाकर। साथ में प्रज्ञान रोवर अपनी अस्थायी जगह पे खड़े हैं और हमने काफी हमारी टीम द्वारा यहाँ पे मेहनत किया गया है। राजधानी लखनऊ में वाक़ नरही मोहल्ले में एक घर की गर्ल्स हॉस्टल में कल एक सिलेंडर फट जाने के बाद महकमा फायर ब्रिगेड मुस्तैद हो गया है। वज़ीर आला रिहाइशगाह, राजभवन और विधान भवन जैसी अहम इमारत और हजरतगंज जैसे अहम बाजार से जुड़े रिहायशी इलाके नरही में तंग गलियों में वाक़ 400 स्क्वायर फीट से लेकर 1000 स्क्वायर फीट के कसीर मंजिला मकानात में गैर कानूनी तौर से हॉस्टल चलाए जा रहे हैं, जिसको पुलिस और इंतजामिया नजरअंदाज कर रहा है। ऐसे में नरही गर्ल्स हॉस्टल में कल हुए हादसे के दौरान हॉस्टल में मौजूद 2 लड़कियां बाल बाल बच गईं। वाकया उस वक्त पेश आया जब शराबस्ती की रहने वाली एक लड़की छोटे सिलेंडर पर खाना चढ़ाकर नहाने चली गई और उसी दरमियान तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। महकमा फायर ब्रिगेड के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि मुतासरा मकान का मेन गेट और आसपास के मकानात के शीशे को तेज आवाज के साथ नुकसान पहुंचा है। महकमा फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। इस बारे में पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। महकमा फायर ब्रिगेड के लखनऊ फायर स्टेशन ऑफिसर राम कुमार रावत ने बताया कि वाकई में कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन धमाका काफी तेज था। सीएफओ मंगेश कुमार ने बताया कि लखनऊ के सभी हॉस्टल के लाइसेंसों की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। इस दरमियान मकामी लोगों ने कहा कि ये बेहद संगीन मामला है कि नरही में धमाके के बावजूद हॉस्टल के नजदीक गैर कानूनी तरीके से कसीर मंजिला तंग इमारत की तामीर जारी है, जिस पर पुलिस और लखनऊ तरक्कियात अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। आग लगी तो एकदम से मतलब दहशत में आ गए हम लोग, और फिर वो फायर ब्रिगेड वाला सिलेंडर हम यूज ही नहीं कर पाते, दिमाग ही नहीं काम कैसे क्या करना है। सिलेंडर अवेलेबल हाँ अवेलेबल था बट यूज नहीं कर पा रहे थे, अंकल को भी नहीं पता था। तो अंकल ने मतलब बोला आप लोग नीचे चलो, पहले सब लोग नीचे जाओ वरना कुछ भी हो सकता है। और एक लड़की नहा रही थी तो उसको भी हम लोग ने जस्ट बाहर जल्दी निकाला और सब लोग नीचे आए, और जैसे ही नीचे आए हम लोग 2-3 मिनट बाद बहुत तेज से बात हुआ, और उसका तेज इतना ज्यादा था मतलब कि एकदम से मेरा दिल दहला देना लग रहा है एकदम से कि क्या हो गया है। किसी को वैसे चोट किसी को कोई चोट नहीं आई, एकदम सब सुरक्षित है। मेरी बिल्डिंग में जो थे सब सुरक्षित है।
खवातीन की हमजोली ग्रुप की जानिब से लखनऊ में रंगारंग तीज महोत्सव का इनेकाद किया गया। इस दौरान सावन के झूले पड़े, लोकगीत गूंजे। लोक धुनों और फिल्मी सावन के नगमों पर रक्स का मुजाहरा करने के साथ ही खवातीन ने कैट वॉक करके नाजरीन को मसरूर कर दिया। इस मौके पर सावन तीज क्वीन का खिताब भी बेहतर तरीके से तज़ीन व आराइश के लिए दिया गया। खवातीन ने एक दूसरे को मेहंदी लगाई, कुदरत के साथ जुड़ाव का पैगाम देकर सब्ज रंग की लिबास में मलबूस कुदरत के साथ हम आहंग होने का जश्न मनाया। 16 सिंगार किए और चूड़ियों और मेहंदी से सजी नौ शादीशुदा खवातीन माहौल में खुसूसी तवज्जो का मरकज रहीं। खवातीन ने इज्तिमाई तौर से रवायती रक्स और गुलकारी का भी इनेकाद किया। इस प्रांगण में सभी लोग थीम हरी का थीम रख करके हम लोग बहुत बढ़िया से अच्छा मनाने की कोशिश करते हैं। और ये हरियाली तीज जो है पहले तो था ही, लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्रेज इसका हो गया है, क्योंकि पहनने का, ओढ़ने का, ये पूरा 16 श्रृंगार करने का। और इस मौके पर सारे जितने भी हमारे मेंबर यहाँ आए, कम से कम नहीं तो हमारे मेंबर इसमें 300 तक मेंबर जुड़े हुए हैं। हमारे सारे मेंबर आज बहुत सज धज के ये मेंबर आए हैं। और इन मेंबरों में किसी ने नथ पहनी है, किसी ने झुमकी पहनी है, किसी ने यानी पूरा 16 श्रृंगार करके और हरा ड्रेसेस ग्रीन पूरा ये प्रांगण लग रहा है। मथुरा में पुलिस के साइबर सेल टीम और गोविंद नगर पुलिस ने ऑनलाइन फेसबुक और व्हाट्सएप के तवस्सुस से बेरोजगार नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करके रुपयों की ठगी करने वाले 7 बैन रियासती साइबर मुजरिमों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 14 डिजिटल बैंक अकाउंट, 5 चेकबुक, 5 पासबुक, 14 एटीएम कार्ड, 13 फर्जी आधार कार्ड, 8 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि मुजरिमों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के दौरान एक गिरोह के 7 लोगों के जरिए लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही थी। उनसे KYC लिंक भेजकर पहले फर्जी ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट खुलवाए जाते थे। लोगों के बैंक अकाउंट से UPI और नेट बैंकिंग के जरिए मोटी रकम ठगी जा रही थी। कुल 7 साइबर ठगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में ATM कार्ड, पासबुक, सिम कार्ड, फर्जी आधार कार्ड और कैश इनके पास से बरामद किए गए। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अपराधी शामिल। इसमें 2 अपराधी जो है वो राजस्थान के हैं, एक भरतपुर का और एक अलवर का। बाकी 5 जो हैं जनपद आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये विभिन्न मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते हुए साइबर ठगी का काम करते थे। वाराणसी के चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की जानिब से 2023 में बनाए गए इनकम टैक्स और गुड्स टैक्स के नए जवाबित के मामलात पर करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें दिल्ली चार्टर्ड अकाउंटेंट के सेंट्रल काउंसिल के मेंबर अभय छाजन ने 44D के बारे में तफसील से बताया। उन्होंने कहा कि नए जवाबित के मामलात फराहम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद जगह जगह होना चाहिए, जिससे सही तरीके से लोग ऑडिट कराकर अपने रिटर्न को वक्त से दाखिल कर सकें। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से बगैर किसी कन्फ्यूजन के काफी आसान तरीके से नए टैक्स जवाबित के बारे में तफसील से मालूमात फराहम की जा रही है।
जो आज का जो सेमिनार रखा गया है इसी सिलसिले में रखा है कि जो भी अमेंडमेंट्स हुए गवर्नमेंट के 2023 में, जो भी चेंजेस हुए इस साल, जो मेंबर्स जब टैक्स ऑडिट करें तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, अमेंडमेंट्स, अपडेट्स जो उनको पता चलना चाहिए, वो हमने आज के सेमिनार में वो सेशंस रखे हैं। जो सेक्शन 44AB जिसके बारे में चर्चा की, उसके बारे में एक स्पीकर यहाँ बताएंगे। मैंने जैसे जो मेंबर्स हमारे ऑडिट करते हैं तो किन बारीकियां, किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में बताया। और CA डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जो इनकम टैक्स का असेसमेंट होता है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स अब फेसलेस असेसमेंट पे शिफ्ट हो गई है, उसके बारे में मेंबर्स को प्रैक्टिकल गाइडेंस और प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे उसको फॉलो करना है वो बताया। आजमगढ़ के हरिहरपुर संगीत घराने के गांव वाक़ई संगीत कॉलेज में हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से सह रोज़ा कजरी महोत्सव का इनेकाद किया गया। कजरी महोत्सव का इफ्तिताह भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट दिनेश लाल यादव निरहुआ ने किया। पहले दिन देर रात तक जिले के अलावा दीगर अजला से आए फनकारों ने अपना प्रोग्राम पेश करके लोगों को मसहूर कर दिया। वहीं 3 दिनों तक मुसलसल चलने वाले इस कजरी महोत्सव में कई अजला और रियासत के मशहूर फनकारों ने अपना प्रोग्राम पेश किया। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि जिस तरह से कजरी महोत्सव का इनेकाद पद्मश्री पंडित झन्नू लाल मिश्रा के गांव में किया जा रहा है, उससे गांव के फनकारों को खाब शर्मिंदे ताबीर होगा। ये कजरी महोत्सव हो रहा है और जिसका सपना यहाँ के कलाकार हमेशा से देखते थे और हम लोगों ने महाराज जी से भी निवेदन किया था, तो महाराज जी का निर्देश भी हुआ और यहाँ हरिहरपुर में जहाँ हमारा संगीत महाविद्यालय बन रहा है उसी के सामने ये हमारे प्राइमरी विद्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो सपना हम लोग 1 साल पहले देख रहे थे अब वो साकार हो रहा है। गाजीपुर के गांव शेरपुर में अष्ट शहीदों की याद में और नाग पंचमी के मौके पर बैन रियासती सतह की कुश्ती मुकाबले का इनेकाद महावीर मंदिर के अखाड़े पर किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब रियासतों के मशहूर पहलवानों ने हिस्सा लिया। माना जाता है कि श्रावण मास में ही देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, जिसमें नाग वासुकी को रस्सी और मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। इसी रवायत को निभाते हुए आज भी मुल्क के मुख्तलिफ गांवों में कुश्ती का इनेकाद नागपंचमी के दिन किया जाता है। शेरपुर के रहने वाले और साबिक जिला केसरी पहलवान विकास राय ने बताया कि कुश्ती का इनेकाद करके हम लोग नौजवान नस्ल को नशे से पाक और सेहतमंद रहने का पैगाम दे रहे हैं। प्रतियोगिता लगभग 70 साल हो गए इसको होते हुए, लगातार 1955 से ये चालू हुई थी। बच्चों को शिक्षा देने के लिए नई पीढ़ी को ये दंगल कराया जाता है कि गुटखा पान सर पुकार खाना छोड़कर अपने शरीर पर ध्यान दे और स्वस्थ बने, ताकि स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण हो। बाराबंकी जिले के गांव में भी शहर की तर्ज पर तरक्याती काम कराए जा रहे हैं और उन्हें मॉडल गांव के तौर पर फरोग दिया जा रहा है। ऐसा ही एक सिद्धियावा गांव है जो बाराबंकी जिले में सफाई और बेहतर सहूलियात से शहरों को टक्कर दे रहा है। तकरीबन 5000 की आबादी वाले इस गांव में RCC और इंटरलॉकिंग से लैस सड़कें और चौराहों पर CCTV कैमरे, बच्चों को अच्छी परवरिश करने के लिए चिल्ड्रन पार्क, कायाकल्प स्कूल, नौजवानों के लिए ओपन जिम, घरों में साफ पानी की फराहमी, चौराहों और दीवारों पर सफाई के पैगाम से मुताल्लिक पेंटिंग्स, वाईफाई की सहूलत के साथ गांव में ग्राम सेक्रेटेरिएट की इमारत शहरी सहूलियात को भी शिकस्त दे रही है। मरकजी और रियासती सरकार के ताउन, ग्राम प्रधान की कोशिशों से पूरा गांव सहूलियात से लैस हो गया है और दीगर रियासतों के लिए मशअल राह बन गया है। यही वजह है कि इस गांव का इंतखाब वज़ीर आला पंचायत हौसला अफजाई अवार्ड के लिए हुआ है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सिद्धियावा गांव के ग्राम प्रधान को अवार्ड से नवाजकर उनके कामों की तारीफ की। चीफ तरक्यात अफसर एकता सिंह ने बताया कि बाराबंकी जिले में दीगर गांवों को भी इसी तर्ज पर तरक्की देने की कोशिश की जा रही है।
बाराबंकी में हम लोगों ने पायलट के रूप में हर ब्लॉक में कम से कम 2 गांव मॉडल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। बहुत तेजी से वहां पे कार्य हो रहे हैं और बहुत अच्छी इसमें प्रोग्रेस भी आई है। हम लोगों का टारगेट ये है कि शहर की तर्ज पे ये गांव विकसित हों जिसमें समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों। हमारी ग्राम सभा सिधियावा में मॉडर्न स्कूल प्राथमिक विद्यालय को कायाकल्प के तहत एकदम मॉडर्न बनाया गया है। कंप्यूटर सिस्टम, पार्क, बच्चों को खेलने के लिए जिम्स आदि सारी सुविधाएं हमारे प्राथमिक विद्यालय सिधियावा में दी गई हैं। उसके साथ ही साथ गांव के चौमुखी विकास के लिए और गांव की सुरक्षा के लिए खंभों पर सीसीटीवी कैमरा, पंचायत भवन में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। साथ में ही पंचायत भवन में ओपन जिम की व्यवस्था की गई है जिससे ग्राम सभा के बुजुर्ग व्यक्ति, नौजवान अपनी शारीरिक फिटनेस को बना सकें। आज हमारा गांव जो है शहरों को भी टक्कर दे रहा है। शहरों से अच्छी व्यवस्था हमारे गांव में है और पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल है। जो बच्चे हैं वो अच्छे मॉडर्न व्यवस्था है स्कूल में पढ़ने के लिए। और हम जैसे युवाओं के लिए पंचायत भवन में ओपन जिम लगा हुआ है। अच्छी सुविधा पानी की है, बिजली की, पानी की, और पानी निकासी के लिए नाली बनाई गई अच्छी एकदम दुरुस्त है। और वाटर लेवल के लिए वाटर हार्वेस्टिंग है और सोकपिट बनाए गए हैं गंदे पानी को सोखने के लिए। और अच्छा तालाब बनाया जा रहा है जिससे वाटर लेवल एकदम अच्छा बना रहे। हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत भवन, विद्यालय, मॉडर्न विद्यालय बनाया गया है। शहरों जैसी व्यवस्था है। ये प्रयास हमारे प्रधान जी ने किया और योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका और ग्रीस के दौरे पर हुए रवाना। 15वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की होगी कई लीडरान के साथ 2 तरफा मीटिंग। चंद्रयान 3 के चांद पर मिशन को लेकर मुल्क भर में जोशो खरोश का माहौल। खिलाई साइंस के शोबे में बढ़ती ताकत को लेकर पुरजोश हुए मुल्क के बाशिंदे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पैदा किया सफाई का जज्बा। गोरखनाथ नगर निगम को 18 सफाई गाड़ियों को दी सौगात, दिखाई हरी झंडी। लखनऊ के नरही वाक़ई गर्ल्स हॉस्टल में सिलेंडर फटने के बाद मुस्तैद हुआ फायर ब्रिगेड। कानून को नजरअंदाज करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। और लखनऊ में मुनक़िद तीज महोत्सव में सावन की मस्ती में शराबोर हुई खवातीन। आजमगढ़ में सहरोजा तजी महोत्सव में लोकगीत, लोक रक़्स से बना सावन के उत्सव का माहौल।